नमस्ते। तो आप लोग बोर्ड पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ये मैंने आपसे एक लेक्चर में पूछा हुआ था कि थ्री पाइप्स दे आर केप्ट लाइक दिस, है ना, और इनको रिलीज कर दिया। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ देम जस्ट आफ्टर द रिलीज। तीनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि इनके एक्सेलरेशन कैसे आएंगे। तो जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी 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 करवाया है, उसमें दो वेज थे और एक रॉड था, है ना। तो बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन ये भी बन रही है यहाँ पे, है ना। आप इनके फोर्सेस को समझें तो दे आर अप्लाइंग नॉर्मल फोर्सेस ऑन ईच अदर, और ये जो नॉर्मल फोर्सेस हैं वो डेफिनेटली उनके रेस्पेक्टिव सेंटर से पास करेंगे, है ना। सर्कुलर सर्फेसिस के जो नॉर्मल है वो किससे पास करते हैं, उनके रेस्पेक्टिव सेंटर से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ के भी जो नॉर्मल फोर्सेस है वो पास करेंगे सेंटर से, यहाँ के भी नॉर्मल फोर्सेस किससे पास करेंगे, सेंटर से। जस्ट आफ्टर द रिलीज अगर मैं सिलेंडर्स को नाम दे दूं से ए बी सी, बी और सी विल नॉट बी प्रेसिंग ईच अदर, ये तो दूर दूर जा रहे होंगे। ओके, सो what we can conclude they are identical cylinders is the acceleration of B will be the leftward, acceleration of C will be rightward, and acceleration of A will be downward. This is what we can conclude here. Okay, well, so बिल्कुल वैसे ही assume कर लेते हैं accelerations and then we will solve. देखिए, तो acceleration of this A, B and C, इसे मान लेता हूं मैं A1, एक्सेलरेशन ऑफ B, A2, एक्सेलरेशन ऑफ C, A3, और आप दिखा सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ B एंड C विल बी सेम। वो मैं आपको समझा देता हूं अभी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। FBD ऑफ सिस्टम, FBD ऑफ सिस्टम ऑल द थ्री। तो मैं ये व्यू ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें मुझे सिर्फ उनके क्रॉस सेक्शंस दिख रहे हैं, सामने से देख रहा हूं मैं, तो सिर्फ सर्कल्स दिख रहे हैं मुझे। तो मैंने फ्री बॉडी ऑफ सिस्टम बना दिया, ठीक है। अब इस सिस्टम के ऊपर फोर्सेस समझिए कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले इस पर टोटल वेट आएगा विच इज 3 mg, और नीचे से नॉर्मल लगेगा ओवरऑल एंड नॉट, और कोई फोर्स है नहीं। सो हम क्या बोल सकते हैं कि सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो आई कैन राइट एफ नेट एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, इज जीरो। सो इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो आप लिखोगे जीरो इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्स डायरेक्शन में जीरो है, मास ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी आप लिखोगे -a2, प्लस मास ऑफ सी, एक्सेलरेशन ऑफ सी आप लिखोगे a3। ठीक है, मैंने इस डायरेक्शन को निगेटिव लिया है ये एक्सेलरेशन लिखते हुए, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो यहां से ही मुझे दिख रहा है कि जो a2 है वो a3 के इक्वल है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू B। तो ये एक इक्वेशन मैं यहाँ पे, इक्वेशन क्या है, मैं मान ले रहा हूं कि इनकी वैल्यू B है। ओके, अगर मैंने पहले ये सेम मान लिए होते तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू जीरो आता, फिर ये इक्वेशन किसी काम की नहीं होती। वी हैव ऑलरेडी सीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन वन बाय वन फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ FBD ऑफ A। तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स आएंगे। सो दिस इज ए। तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम में आपको एक तो इसका mg दिखेगा, ठीक है, और दो नॉर्मल दिखेंगे, ठीक है। सो यू विल हैव टू नॉर्मल हियर, दिस इज नॉर्मल यू कैन कॉल n1 एंड दिस इज नॉर्मल यू कैन कॉल n2। अब आप वापस सिमेट्री से बोल सकते हैं कि यहाँ पे n1 और n2 की जो वैल्यूज है वो सेम आएगी। ऑलराइट, सो लेट अस टेक देम n एंड रिजॉल्व। तो रिजॉल्व करेंगे अपन इनको दो कंपोनेंट्स में, लाइक दिस। ओके, अच्छा एंगल समझिए, एंगल क्या आएंगे। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंगल्स। तो इसके लिए आपको ध्यान से यहां देखना है। तो मैं अगर इनको ज्वाइन कर दूं, इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं रेस्पेक्टिवली उसी मोमेंट पे, तो ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाने वाले हैं। बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, तो सबकी रेडियस सेम है। दिस इज 2r,
दिस इज 2r, दिस इज 2r। तो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो ट्राइंगल आएगा वो कैसा आएगा, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये एंगल्स कितने कितने आने वाले हैं आपके पास, 60 डिग्री ईच। ठीक है, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंक्लूड हियर। तो अब आप देखिए ये जो नॉर्मल है वो इसी लाइन के अलोंग लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। सो हियर दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। ठीक है, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। सो लेट अस रिजॉल्व देम अकॉर्डिंगली। तो मेरे पास ये n cos 60 यानी कि n/2 एंड sin 60 √3 n/2, सेम वे √3 n/2 और यहाँ पे n/2। अब ये तो वैसे कैंसिल होंगे ही होंगे, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर भी नहीं रहा है, इसका एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ a1 मान लिया, मान लीजिए a1 को a लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे आप इक्वेशन यहाँ पे, mg माइनस √3 n/2 दो बार आएगा, √3 n/2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या मिल जाएगा आपको, mg माइनस √3 n इज इक्वल टू ma। इट विल बी माई इक्वेशन 1। अननोन देख लीजिए, दो अननोन है a एंड n। अब किसी का भी बना लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम बी और सी में से। तो सपोज FBD ऑफ सी बना दे रहा हूं मैं, बी भी बनाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, सबसे पहले सी का खुद का वेट आ रहा है, mg, दे आर आइडेंटिकल, मास सेम है इनके। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, कौन लगाएगा, ए। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इस नॉर्मल की जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी, n। अच्छा, एक नॉर्मल यहाँ पे कौन भी लगाएगा, दिस नॉर्मल, इट विल बी एक्टिंग फ्रॉम द फ्लोर। तो ये नॉर्मल भी कहां से ही पास करता हुआ दिखेगा आपको, दिस नॉर्मल, इट विल आल्सो पास फ्रॉम दिस फ्लोर। इसे n01 बोल देते हैं। तो ये फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे। जस्ट आफ्टर द रिलीज बी और सी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो वहां से कोई फोर्स आने वाला नहीं है। अच्छा, अब सी के पास एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में a3, जिसे मैंने b माना हुआ है। ठीक है, अब रिजॉल्व करना पड़ेगा मुझे अलोंग एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। तो mg n0 का तो कोई रोल नहीं आएगा, तो रिजॉल्व होंगे ये दोनों। ठीक है, ये एंगल आप देख पाएंगे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा n/2 और यहाँ पे मिलेगा √3 n/2। एक्शन रिएक्शन, दिस इज द फोर्स ऑन a by c, दिस इज द फोर्स ऑन c by a। सो अब इसके लिए x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखिए, एक ही फोर्स दिख रहा है हमें, तो क्या लिखोगे आप, n/2 मस्ट बी इक्वल टू mb। ओके, और यू कैन राइट n इज इक्वल टू 2mb। सो दिस इज माई इक्वेशन 2। ओके, यू मे थिंक कि भाई अब मैं b का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूंगा तो तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। नहीं, आपको सेम टू सेम इक्वेशन मिलेगी जो इक्वेशन 2 है। थर्ड इक्वेशन आपको कहां से लानी पड़ेगी, एंड व्हाई डू यू नीड थर्ड इक्वेशन, बिकॉज आपके पास अननोन है, नॉर्मल है, ए है और बी है, तीन अननोन है, दो ही इक्वेशन आई है। तो तीसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे अपन, वेज कंस्ट्रेंट से। उनके बीच में कॉन्टेक्ट है ना, वेज कंस्ट्रेंट। तो वेज कंस्ट्रेंट किस किस के बीच में लगेगी, ए एंड बी, ए एंड सी, बट इक्वेशन सेम ही मिलेगी आपको क्योंकि ये एक्सेलरेशन सेम है इसलिए। सो किसी एक के बीच में लगा लो आप। ठीक है, तो मैं ए एंड सी के बीच में ही लगा दे रहा हूं, आप ए बी के बीच में भी लगाएंगे तो सेम टू सेम आएगी। तो हियर इज ए, दिस इज ए एंड हियर इज सी। ठीक है, थोड़ा सा साइड में मैं इधर बना दे रहा हूं, दिस इज सी। अब देखो इनके एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट आपको रिजॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले ये लाइन बना देते हैं अपन, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट ज्वाइनिंग देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स। अब एक्सेलरेशन समझिए, हियर एक्सेलरेशन ऑफ ए किधर है, एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो नीचे है, एक्सेलरेशन ऑफ सी किधर है, एक्सेलरेशन ऑफ सी इधर है, दिस इज बी। अब आपको ए और बी दोनों को रिजॉल्व करना है, एंगल हमें समझना होगा। तो मैं एंगल समझाने के लिए आपको वापस यहां ले आता हूं, तो आप देख पाएंगे कि ये जो y एक्सिस बन रही है बीच में, ये जो आप ए देख रहे हैं, दिस एंगल इट विल बी 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन, है ना। तो हाफ एंगल कितना आएगा आपका, 30 डिग्री। सो अच्छी बात है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो फिर नीचे का एंगल भी कितना आ जाएगा आपके पास, 30 डिग्री। ओके, दिस इज 30, सो दिस इज ऑल्सो 30, और आप बड़े आराम से इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वेल, तो चलिए रिजॉल्व कर लेते हैं हम। तो मैं ए को रिजॉल्व कर रहा हूं, ए का एक ये कंपोनेंट आएगा, ए का एक ये कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ये लाइन है डॉटेड। तो बताओ परपेंडिकुलर टू सरफेस ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना बनेगा, a cos 30।
और ये इधर a sin 30। सेम वे b को रिजोल्व कर लीजिए। b का जो कंपोनेंट मिलेगा आपको एक इधर मिलेगा और एक इधर मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर ये है। अच्छा, एंगल ऑफ बी तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप यहां से समझ लीजिए ये बी है। ठीक है, दिस इज बी, और अगर आप नीचे से एक्सटेंड कर दे तो ये एंगल बी कितना दिखेगा आपको 60 डिग्री। तो फिर ये जो एंगल बी बना रहा है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा वो बी cos 60 डिग्री होगा और ये बी साइन 60 डिग्री होगा। अब आप इक्वेट किस किस को करेंगे? विल यू इक्वेट बी साइन 60 एंड ए साइन 30? नो, they are parallel to the contact surface. You can check they are parallel to contact surface. Perpendicular ये है, तो आप equate कैसे करेंगे? You will equate this and this, the perpendicular to contact surface. ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहां लिखी हुई है इस पर्टिकुलर टर्म की। सो क्या आ जाएगा आपके पास? वेज कंस्टेंट ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। सो वी विल हैव दिस इक्वेशन दैट a cos 30 is equal to b cos 60. So a root 3 by 2 is equal to b by 2, or you say a root 3 is equal to b, and this is your equation 3. ओके, अब आपको a और b के लिए सॉल्व करना है। सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपनी इक्वेशन 1 से a को क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट a एज g माइनस रूट 3 n g माइनस रूट 3 n बाई m, इसे आप 1 बना सकते हैं। इक्वेशन 2 को क्या लिख सकते हैं आप? b की जगह पे आप b की जगह पे लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई 2m, इसे आप इक्वेशन 2 बना सकते हैं। और इन दोनों की वैल्यू आप कहाँ पुट कर सकते हैं? इन 3 टू सॉल्व। तो देखिए क्या आएगा। तो पुट दिस वैल्यू इन 3, put a and b in equation 3. So a is g minus root 3 n by m, or into root 3 is equal to b, which is n by 2m. Well, so what do you get? You get root 3 times g minus 3n by m is equal to n by 2m. तो n को उधर ले जाइए। सो रूट 3 जी n बाय m मैंने कॉमन निकाल लिया। आई विल हैव 1 बाई 2 प्लस 3। सही है, तो ये कितना आ जाएगा? 7n बाई 2 m is root 3 g. So n comes out to be root 3 mg by 7। हालांकि n मेरे से पूछा नहीं गया था। अब मुझे a चाहिए, तो आप यहां से फटाफट a निकाल लीजिए। तो क्या है आपके पास? g माइनस रूट 3, m से m कैंसिल हो जाएगा, बाई 7g। तो ये आ जाता है आपके पास a की वैल्यू 7 माइनस रूट 3 इंटू जी बाई 7, या ऐसे भी छोड़ सकते थे आप। ठीक है, बाई 7। दिस इज योर वन ऑफ द आंसर्स। एंड b, इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास, इट इज n बाई 2m, सो इट विल बी रूट 3g बाय 14। दिस विल बी योर b. Okay, so these are answers you will get here. I hope you understood it well. So let's move to the next question now. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज, आपको दिया हुआ है कि दो स्मॉल स्फीयर्स हैं, छोटे से स्फीयर्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग kept on a smooth surface. This surface is smooth. Okay, and it is a string. ठीक है,
इस स्ट्रिंग को मिड पॉइंट से खींच रहे हैं हम ऊपर की तरफ. इज पुल्ड बाय अ फोर्स F. दोनों के मासेस m है, ठीक है. एंड दिस इज योर y एक्सेस, दिस इज your x-axis, and the coordinate of this particular mass, they are very small spheres, is minus of a comma 0. Coordinate of this is a comma 0, means definitely this is origin here. Okay, now the question, right? Due to this force F, masses move. Due to this force F, masses move towards each other without losing contact with ground. Without losing contact with ground or the surface. Okay, find acceleration of each mass, acceleration of each mass when their positions are this. So this left one is at minus of x comma 0, right one is at x comma 0, and the string connecting between them will be something like this. ठीक है, इस इंस्टेंट पे आपको इनके एक्सेलरेशन बताने हैं. क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? दो बॉल स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं स्ट्रिंग से कनेक्टेड, और आप धागे को बीच में से खींच रहे हैं एक फोर्स से, तो वो दोनों पास 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 आ रहे होंगे. यस, तो आपको बताना है अभी इनके एक्सेलरेशन क्या है. इतना तो समझ ही आ रहा है कि इस मोमेंट पे इनके जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में रहेंगे. यस, तो मान लेते हैं कि इनका एक्सेलरेशन यहाँ पे a1 एंड a2 है. ठीक है, अच्छी बात. अब इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं कुछ टेंशन होगी. यू आर पुलिंग इट एट द मिड पॉइंट. सो इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगी, यस, बट वो टेंशन सेम होगी दोनों साइड पे. यू आर पुलिंग इट फ्रॉम मिड पॉइंट. अगर आप किसी दूसरी जगह से कर रहे होते तो टेंशन डिफरेंट भी आ सकती थी. ओके, नाउ अब इसको मैं अलग से ड्रॉ कर ले रहा हूं फॉर बेटर ड्राइंग. तो ये है सिचुएशन जो हम देख रहे हैं. ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं अभी. चलो इस एंगल को ही थीटा मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग के साथ फिलहाल कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इस मोमेंट पे. इन दोनों के बीच में जो गैप है, व्हाट इज द गैप दे हैव? दिस इज द y एक्सिस यू हैव. तो ये डिस्टेंस भी x है, ये डिस्टेंस भी x है. यस, अच्छा, व्हाट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? द टोटल स्ट्रिंग इज 2a. कैन यू चेक? दिस इज द लेंथ ऑफ टोटल स्ट्रिंग. यहां से यहां a, यहां से यहां भी a, 2a. तो ये जो लेंथ है वो a रही होगी, ये लेंथ भी a रही होगी, और ये जो ऊपर की तरफ पुलिंग फोर्स है वो F है, और यहाँ पे जो टेंशन है वो T एंड T है. लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट टू बी P. तो क्या मैं टेंशन निकाल सकता हूँ? स्ट्रिंग का ये P पॉइंट मासलेस है, तो आप P के फ्री बॉडी डायग्राम से बोल सकते हैं यहाँ पे कि इस पे एक फोर्स ऊपर F लग रहा है, इधर पुल कर रही होगी स्ट्रिंग, नहीं फोर्स से स्ट्रिंग यहाँ भी पुल कर रही है. आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो यू कैन चेक दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा. दिस इज आल्सो थीटा, सो यू कैन राइट दिस इज T cos थीटा. हियर इट इज T cos थीटा. अच्छा, अगर आपने टेंशंस डिफरेंट भी मान ली होती दोनों साइड पे, ये एंगल सेम है मिड पॉइंट पे, वही मैं बता रहा था कि मिड पॉइंट से खींच रहे हैं तो सेम है टेंशन. अगर ये थीटा 1 थीटा 2 होते तो फिर T भी डिफरेंट होता, बिकॉज नेट फोर्स 0 आना है. तो ये रिजॉल्व किया नीचे की तरफ, तो नीचे ऐड हो जाएगा 2T sin थीटा. तो इस P पॉइंट पे आप देखिए, ऊपर की तरफ फोर्स F है, नीचे की तरफ 2T sin थीटा है, लेफ्ट राइट में T cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो अपन लिखेंगे F मस्ट बी इक्वल टू 2T sin थीटा, क्योंकि मासलेस है. सो इवन दो इट इज एक्सेलरेटिंग बट net force will be 0. So T comes out to be F divided by 2 sin theta. हमें निकालने हैं एक्सेलरेशंस. यस, अच्छी बात है.
अब टी, अब किसी भी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए. सो लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस एनी ऑफ द मास. सो लेट अस टेक दिस मास हियर. इस पे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है टी, यहाँ पे फोर्स लग रहा है mg, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल. बट ध्यान रहे इसका जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. ठीक है, और वो मैंने a1 एज्यूम किया हुआ है. ओके वेल, अब आपको फोर्स रिजॉल्व करना पड़ेगा इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. तो चलिए रिजॉल्व कर लेते हैं. एमजी और नॉर्मल को रिजॉल्व नहीं करेंगे, टी को करेंगे. तो टी कॉस थीटा और ऊपर आएगा मेरे पास टी साइन थीटा. तो आप इक्वेशन क्या बनाओगे? यू विल बी राइटिंग टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम इंटू ए वन. तो आपका जो a1 है वो कितना निकल के आ जाता है? t cos थीटा डिवाइडेड बाई m. तो a1 t मैं निकाल चुका हूं, f बाई 2 साइन थीटा. सो यू हैव f, मैं पुट कर रहा हूं सिर्फ. सो यू हैव f बाय 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बाय m. सो a1 comes out to be f by 2m इंटू cot थीटा. अब थीटा भी क्वेश्चन में दिया नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा ये थीटा. तो इस डायग्राम से क्या मैं थीटा निकाल सकता हूं? यस, वी कैन फाइंड आउट थीटा हियर. यू कैन चेक. ये जो लेंथ है वो आपकी x है, ठीक है, और ये जो लेंथ है वो आपके पास a है. तो ये जो लेंथ है पाइथागोरस थ्योरम से, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम हियर टिल हियर, दिस लेंथ विल बी हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. यस, पाइथागोरस थ्योरम से. तो आपका cot of theta कितना आएगा? x divided by this. So we can write there cot of theta, it will be x divided by root of a square minus x square. So what we will have is a1 is equal to f divided by 2m into x divided by root of a square minus x square. This is my a1. अच्छा, अब A2 की बात करें तो आप देखेंगे सेम ही आना चाहिए, बिकॉज ये टेंशन वही है, एंगल भी वही है. ठीक है, बाकी फोर्सेस mg एंड नॉर्मल दे आर बैलेंसिंग ईच अदर. इसका जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ A2 है. सो व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट A2 इक्वल्स टू A1 इज इक्वल टू द सेम थिंग which I have written over here. Okay, so this is a good question. You can think like this. All right. Well, let's solve one more question here. Okay, so आपको दिया हुआ है कि there are 3 blocks like this. This is block A. There's a pulley. Connecting block A, and there's another block called B. And bigger one is C. ठीक है, आपको मासेस बता दूं मैं. मास ऑफ A is equal to 4 kgs. Mass of B is equal to 3 kgs, and mass of C is equal to 8 kgs. ठीक है, there is no friction anywhere. There is no friction anywhere. Okay, all surfaces are smooth. You can write like this. And it is definitely capped.
ऑन ए सरफेस जो वो भी स्मूथ है. दिस सरफेस इज ऑल्सो स्मूथ. The system is released from rest. Okay, find acceleration of each block and tension in the string. So find acceleration of each block and tension in the string. This is released from rest. तो हमें just after the release find करना है. और ये वर्टिकल प्लेन है जो आप देख पा रहे हैं. दिस इज वर्टिकल प्लेन. चलिए सॉल्व करें. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कौन किधर मूव कर सकता है. ठीक है, जैसे C है, C कैन मूव हॉरिजॉन्टली. यस, B भी हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है. A C के रिस्पेक्ट में वर्टिकली मूव करेगा, बट C के साथ कैसे मूव करेगा? हॉरिजॉन्टली. ठीक है, ओके. सो अब C किधर मूव करेगा वो हमें समझना है. तो एक काम करते हैं, अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं फॉर दिस C. तो C पे कौन कौन से फोर्सेस आएंगे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ C बनाऊं यहां पे. तो C के ऊपर जो फोर्सेस आएंगे देखिए कौन कौन से आएंगे. तो आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किधर एक्सेलरेट करेगा, तो जस्ट थिंक अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम्स, यू विल गेट आइडिया. सी, अब इस पे पुली इसी के ऊपर माउंटेड है. सो की पुली विथ सी. अब यहां पे लगेगा एक टेंशन स्ट्रिंग में जो भी होगा. ओके, अच्छा, ब्लॉक ए कुछ नॉर्मल लगाएगा इन दोनों सरफेसेस पे. Maybe you can write N1, N2. This is both applied by block A only on both the surfaces. I do not know, है ना, कि कौन सा कितना है. ब्लॉक B जो है वो नॉर्मल लगाएगा यहाँ पे. आप उसे N3 नाम दे सकते हैं. इसका अपना खुद का वेट है विच इज 8 kg. तो 8g इस पे क्या लगेगा? खुद का वेट, और एक सरफेस से नॉर्मल आएगा N0. तो ये कुछ फोर्सेस हम देख पा रहे हैं. ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये मूव नहीं करेगा. सो दिस T एंड 8g एंड N0 एंड N3 दे विल समहाउ मैनेज एंड दे विल बैलेंस. पर हॉरिजॉन्टल में आप देखिए कौन कौन से फोर्स है. आपके पास T है, आपके पास N1 है, आपके पास N2 है. नाउ डिपेंडिंग ऑन दैम ये ब्लॉक C राइट में भी जा सकता है और लेफ्ट में भी जा सकता है. सो आई डू नॉट नो कि ये किधर जा रहा है राइट नाउ एग्जैक्टली. मान लेते हैं, ठीक है. सो लेट अस अज्यूम कि ये मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में. ओके, ठीक है, इसे मिटा रहा हूं मैं. सो मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक C इज टुवर्ड्स राइट. दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ C. इसे मैं A मान लेता हूं. अब B और A के एक्सेलरेशंस, हाँ, B भी हॉरिजॉन्टल में ही जाएगा. आप ग्राउंड फ्रेम में भी मान सकते हैं, बट इट इज बेटर कि अब आप C के फ्रेम में चले जाओ. मैंने आपको समझाया है ना. यहां पर रिलेटिव मोशन हो रही है. इट विल बी बेटर इफ यू मूव इन द फ्रेम ऑफ C. सो मैं एज्यूम कर लेता हूं इन फ्रेम ऑफ C जो आपका ब्लॉक B है उसका एक्सेलरेशन किधर ना किधर तो होगा ही होगा. मैं इधर मान ले रहा हूं. सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C. इसे मैंने B मान लिया. अब आता है आपके पास ब्लॉक A. सो नाउ यू कैन चेक. C के फ्रेम में C रुका हुआ रहेगा, तो B इधर जा रहा होगा कुछ एक्सेलरेशन से. उतने एक्सेलरेशन से A कहां जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा. सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C. आप अगर लिखें तो स्ट्रिंग कंस्टेंट लिख सकते हैं, अदरवाइज वो भी किसके इक्वल आएगा? B. तो उसे B के इक्वल करके मैंने किसको यूज कर लिया ऑलरेडी? स्ट्रिंग कंस्टेंट को. अच्छा, अब A के पास जो एक्सेलरेशन होगा इन रियलिटी वो क्या होगा इन ग्राउंड फ्रेम? इट विल बी B प्लस वेक्टर सम विद एक्सेलरेशन ऑफ C. वो तो होगा ही होगा. ठीक है, ओके. अब फोर्सेस देख लेते हैं इन पे. सो इन फ्रेम ऑफ C ही हम लिख रहे हैं फोर्सेस ऑन B. तो B के ऊपर यहां पे एक फोर्स लग रहा है, टेंशन. यस, आप मान लीजिए स्ट्रिंग में टेंशन T है. अच्छा, B के ऊपर एक फोर्स लग रहा है. B का मास है 3 kg. तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 3g. एक फोर्स यहाँ पे कुछ आपको नॉर्मल आ रहा है, मान लीजिए N3. ठीक है, और इस पे और कोई फोर्स आ रहा है यहाँ पे. दैट्स इट.
ओके, ए के ऊपर ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है इसका मास है 4 kg, तो 4g नीचे की तरफ। और नॉर्मल्स लग रहे होंगे, उनकी वैल्यू फिलहाल मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया n1 एंड n2। और ये एक्सेलरेट कर रहा है लाइक AAC इज इक्वल टू B। सो इन फ्रेम ऑफ C क्या आपको स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा? यस, डेफिनेटली स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो अब एक्सेलरेशन ऑफ C मैंने किधर माना है? राइट की तरफ, तो इस पे स्यूडो फोर्स किधर की तरफ आएगा? लेफ्ट की तरफ। तो कितना आ जाएगा? इसका मास 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ C विच इज A, स्यूडो फोर्स इसके ऊपर भी आएगा यहाँ पे, सो आप क्या लिखेंगे इसे? 4A। ठीक है, गुड। नाउ इक्वेशंस बनाना चालू करें। तो ब्लॉक बी के लिए मैं इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे आप? ये फोर्स है, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, इट इज स्यूडो फोर्स। तो अब आप फ्रेम ऑफ सी विच इज नॉन इनर्शियल इक्वेशन लिखिए। क्या आएगी आपके पास? टी प्लस 3a, ये दोनों फोर्स हैं उधर, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3b, इक्वेशन 1। अच्छा, इसके लिए भी इक्वेशंस हम बना सकते हैं। हाँ, वाई डायरेक्शन में मैंने जानबूझ के नहीं बनाई है, हमारे काम की नहीं है। अगर आपको लिखना ही है तो आप लिख सकते हैं n3 इक्वल टू 3g। अच्छा, इसके लिए देखिए हॉरिजॉन्टल में क्या इक्वेशन बनाओगे आप? हॉरिजॉन्टल में इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है इन फ्रेम ऑफ सी, तो दे मस्ट बैलेंस ईच अदर। सो आप लिखेंगे यहाँ पे दिस 4a प्लस n2 मस्ट बी इक्वल टू n1। ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो n1 माइनस n2 है वो आपका 4a है। इफ वी विल नीड वी विल यूज इट। ये आपका हॉरिजॉन्टल में हो गया इक्वेशन। वर्टिकल में देखिए, वर्टिकल में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में 4g अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, जी को अपन 10 पुट कर ही देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4g यानी कि 40 माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 4 टाइम्स b। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 3। अननोन्स देखते हैं अपन। इस इक्वेशन में अननोन है a b t, इस इक्वेशन में अननोन है b एंड t। तो हमारे पास टोटल अननोन है 3 और इक्वेशन आई है मेरे पास, देखें काम की। अब देखो n1 n2 इंक्लूड करोगे तो अननोन भी बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे पास जो काम की इक्वेशन आई है वो एक ये है और एक ये है, दो इक्वेशन हमारे काम की है, ठीक है। एक और इक्वेशन लाना है, चॉइस है आपके पास, आप चाहें तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी लिख लीजिए, हो जाएगा वहां से, या फिर आप एफबीडी ऑफ सिस्टम बना लीजिए, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो चलो मैं इस बार फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी से कर दे रहा हूं। अब सी इन फ्रेम ऑफ सी तो एनालाइज करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा एफबीडी ऑफ सी, पर किधर बना रहे हैं अपन? ग्राउंड फ्रेम में। तो जैसा मैंने अभी बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगा। तो हियर वी हैव दिस बॉडी सी। अब आप देख लीजिए, ये इधर इस पे एक नॉर्मल आ रहा होगा n2, इधर एक नॉर्मल आ रहा होगा n1, इधर एक नॉर्मल आ रहा होगा n3। पुली इज माउंटेड हियर, ठीक है। तो इस पुली को ध्यान से देखिएगा। तो पुली की टेंशन्स आ रही होंगी यहाँ पे T इन दिस डायरेक्शन, T नीचे भी ये टेंशन आ गई, और साथ में इसका सेल्फ वेट आ रहा होगा नीचे की तरफ 8g, और यहाँ पे एक नॉर्मल आ रहा होगा विच इज n0। और इसका एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन a है इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, आई यूज ए इक्वेशन इन x डायरेक्शन ओनली, अननोन्स फालतू में नहीं बढ़ाते हैं। तो x डायरेक्शन में आप क्या लिखोगे? आपके पास एक फोर्स T दिख रहा है, n2 दिख रहा है, n1 दिख रहा है, इसका खुद का मास है 8 किलोग्राम। तो आप क्या इक्वेशन बनाओगे भाई? देखिए इक्वेशन बनेगी मेरे पास इन दैट डायरेक्शन, इट विल बी T, एक फोर्स, दूसरा फोर्स n2 माइनस तीसरा फोर्स n1 is equal to its mass 8 into its acceleration which is a। तो आपके पास क्या आ गया? अच्छा, अब n2 माइनस n1, अब देखिए n1 माइनस n2 मेरे पास कितना लिखा हुआ है? 4a लिखा हुआ है, यस। सो एक बार के लिए हम चेक कर लेते हैं, हमने इक्वेशन सही लिखा था। ये यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था 4a और एक नॉर्मल लग रहा था वहां से n2, सो 4a प्लस n2 इज इक्वल टू n1, सो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 4a। तो ये डायरेक्शन हमने पलट दिया, ये आ गया मेरे पास n2 प्लस t माइनस n1 इज इक्वल टू 8a। बढ़िया। अब आप यहाँ से वैल्यू पुट करिए इस इक्वेशन से,
यहाँ वैल्यू पुट करिए। तो n1 माइनस एन टू 4a है, तो n2 माइनस n1 माइनस 4a हो जाएगा इज इक्वल टू 8a। तो यहाँ से अपने को एक और रिलेशन मिल जा रहा है 12a, एंड बेसिकली दिस इज अवर नेक्स्ट इक्वेशन इफ यू वांट टू फ्रेम। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे इक्वेशन का नाम नहीं देता, ये मेरी 2 और ये इक्वेशन हो गई 3। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास सफिशिएंट इक्वेशंस आ गई हैं विथ अननोन्स। तो पहली इक्वेशन वापस से लिख रहा हूं मैं, आई हैव t प्लस 3a इक्वल टू 3b, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आई गॉट 40 माइनस t is equal to 4b, and the third equation I got t is equal to 12a. So this is t, third equation. अब मुझे a एंड b के लिए पहले सॉल्व करना है, t के लिए भी करना है, तो इट्स अवर चॉइस, हम किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक काम करिए, 3 से t को इसमें पुट कर दीजिए और इन इक्वेशन को वापस लिख लीजिए एंड सॉल्व। तो ये आ जाएगा मेरे पास 12a प्लस 3a इक्वल टू 3b, means I'll get 15a equal to 3b. So I have this b is equal to 5 times a. We'll use, okay, so now in equation number 2 put t, and what do you get from that equation? You get 40 minus t की जगह पे आपने 12a लिखा इक्वल टू 4b, और b की जगह वापस आप 5a लिख दीजिए। सो माइनस 12a इज इक्वल टू 4b, तो b की जगह 5a, तो ये हो जाएगा 20a। तो a आपके पास निकल के आ जाता है 40 डिवाइडेड बाय 30, 20 प्लस 12 32 हो जाएगा। 8 से आप कैंसिल कर लीजिए, सो 8 5 टाइम्स 4 टाइम्स, so I'm getting this 5 by 4 meter per second square. As I got a, I'll have b simply 5 times, it is 25 by 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट रिमेंबर हियर आपको a और b की वैल्यू मिल गई है, आपको t की भी वैल्यू मिल गई है। सी t इज 12 टाइम्स a इज 5 by 4, सो जस्ट मल्टीप्लाई 12, तो आपके पास टेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो लेट मी राइट, देखिए आपके पास फाइनली यू हैव योर a 5 by 4, you have your b 25 by 4, you have your t 12 times a, so 12 into 5 by 4, so you have 15 Newton. So you have your numbers with you. अब आपको एक्सेलरेशन ऑफ c तो पता चल गया, एक्सेलरेशन ऑफ b, तो एक्सेलरेशन ऑफ b will be acceleration of b with respect to c plus acceleration of c. अब acceleration of b with respect to c की वैल्यू है b, पर आप डायरेक्शन देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे वेक्टर्स के साथ पुट करना है, तो मैं इसे माइनस और इधर प्लस, तो आई विल यूज माइनस ऑफ b प्लस ऑफ a, द एक्सेलरेशन ऑफ c. So what I get minus of 25 by 4 plus of 5 by 4, so I am getting minus of 20 by 4, so I am getting 5. Okay, so this is what I am getting, acceleration of block B. So acceleration of block B is minus of 5, means 5 left. ठीक है, now acceleration of A, same way I'll go, acceleration of A will be acceleration of A with respect to C plus acceleration of C. Now they are perpendicular to each other, so मुझे magnitude चाहिए, so I will write it will be root of b square plus a square. So क्या आएगा आपके पास, देखिए acceleration of A root of b, I got this, या फिर एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं 25 by 4 का स्क्वायर प्लस 5 by 4 का स्क्वायर. You can take 5 by 4 totally out of this square root, will be easy to handle. तो जैसे ही मैंने 5 by 4 का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 5 बच गया, तो आई विल गेट 25, यहाँ पे मेरे पास 1, तो ये आ रहा है मेरे पास 5 by 4 root of 26. तो बेसिकली now I'm writing my answers. So acceleration of A, I got 5 by 4 root of 26 meter per second square. Acceleration of B, I got 5 meter per second square.
ठीक है, ये लेफ्ट में आ रहा है, इसकी डायरेक्शन आप लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा क्योंकि ये बी था और ये ए था और हमने इसका रिजल्टेंट निकाला है। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ ए। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ सी, इट इज सिंपली ए विच इज 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वी वर करेक्ट। इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर ही आ रही है, राइट में, और टेंशन इज 15 न्यूटन। So these are my answers. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। ऑलराइट, so you can take a note. वेल, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, तो कल से स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। थैंक यू।